देखो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है, जैसे मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि टाइप्स ऑफ क्लोनिंग पढ़ाए थे। और क्लोनिंग का मतलब समझा देता हूँ मैं। देखो क्लोनिंग का मतलब मैंने पहले भी बताया था कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा उत्पन्न हुई शक्ति आनुवांशिक और शारीरिक रूप से जनकों के समान होती है उसको क्या बोलते हैं? क्लोनिंग। और क्लोनिंग के दौरान जो संतति बनेगी उसको क्या बोलेंगे? क्लोन। क्या बोलेंगे? क्लोन। तो जो क्लोन जो होता है इसमें एक प्रक्रिया दे रखी है कि डोली भेड़ का निर्माण कैसे होता है क्लोनिंग के द्वारा। मैंने लास्ट में क्लोनिंग के प्रकार पढ़ाए थे, ठीक है, तो उनके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा मैं। इसमें क्लोनिंग के द्वारा डोली भेड़ का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। देखो डोली भेड़ का निर्माण डॉक्टर इयान विल्मेट के द्वारा किया गया। डोली भेड़ का निर्माण डॉक्टर इयान विल्मेट के द्वारा किया गया था। और डॉक्टर जो इयान विल्मेट थे उन्होंने रॉसलिन इंस्टीट्यूट, कौन से इंस्टीट्यूट में? रॉसलिन इंस्टीट्यूट में डोली भेड़ को विकसित किया, ठीक है। आपने नाम तो सुना होगा डोली भेड़ का, मैं सुना है क्या? नहीं सुना? अच्छा, अंकिता सुना है डोली भेड़? अच्छा ठीक है। देखो डोली भेड़ के निर्माण के लिए इन्होंने क्या किया, कैसे किया डोली भेड़ का? इन्होंने एक भेड़ से तो क्या लिया? केंद्रक रहित अंडाणु, क्या लिया? और दूसरी जो भेड़ है उसकी स्तन कोशिका से केंद्रक लिया और फिर डोली भेड़ का निर्माण किया। पहले है दो भेड़ है, कोशिका द्रव प्रदान करने वाली भेड़। ये मैंने आपको 11th में पढ़ाया था गीता। एक तो होता है जीव द्रव्य, एक होता है कोशिका द्रव्य, सुना है ना नाम? तो कोशिका द्रव्य का मतलब क्या होता है उमेश? अरे सीधी बात है, जब कोशिका से केंद्रक निकाल दिया जाता है और शेष जो द्रव बच जाता है उसको बोलते हैं कोशिका द्रव। और जब केंद्रक युक्त जो कोशिका द्रव होता है उसको क्या बोलेंगे? जीव द्रव्य। यानी हमने अंडाणु लिया लेकिन उसका केंद्रक क्या निकाल रखा है तो उसको बोलते हैं कोशिका द्रव प्रदान करने वाली भेड़। और जो दूसरी जो भेड़ थी इन्होंने ली केंद्रक प्रदान करने वाली भेड़। कौन सी ली? केंद्रक प्रदान करने वाले भेड़, ठीक है। दो भेड़ें ली। ये दो भेड़ें ली हैं। अब इन्होंने कितनी भेड़? दो भेड़ ली। एक भेड़ से तो इन्होंने क्या लिया? केंद्रक रहित अंडाणु। ये है क्या है? केंद्रक रहित अंडाणु, ठीक है। दूसरी भेड़ से इन्होंने स्तन कोशिकाएं का केंद्रक लिया। ये बहुत सारी स्तन कोशिकाएं हैं, ठीक है। इनमें से स्तन कोशिका निकाली। अब क्या किया इन्होंने? जो अंडाणु उसमें किसका केंद्रक डाल दिया? स्तन कोशिका। केंद्रक युक्त अंडाणु हो गया ना, केंद्रक युक्त अंडाणु, ठीक है। केंद्रक युक्त जो अंडाणु होता है उसको विद्युत उद्दीपन दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? विद्युत
उद्दीपन दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? विद्युत उद्दीपन, यानी करंट के झटके दिए जाते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद ये इसलिए दिए जाते हैं विद्युत उद्दीपन ताकि अंडाणु परिपक्व हो सके, ताकि अंडाणु क्या परिपक्व हो। अब इस अंडाणु को डाला जाता है इसमें संवर्धन माध्यम में। संवर्धन माध्यम का तो नाम सुना होगा, वह माध्यम जिसमें किसी कोशिका या उत्तक के विकास के लिए सारे पोषक तत्व उपस्थित, क्या बोलेंगे इसको? संवर्धन माध्यम। देखो संवर्धन माध्यम में अंडाणु, ठीक है। अब जब इस अंडाणु को संवर्धन माध्यम में डालते हैं तो इससे ब्लास्टोसिस्ट की संरचना बन जाती है। कौन सी? ब्लास्टोसिस्ट। कौन सी संरचना बन जाती है? ब्लास्टोसिस्ट की संरचना बन जाती है। कौन सी संरचना बन जाएगी? ब्लास्टोसिस्ट। क्या होता है इसके बारे में बताता हूँ। देखो जब निषेचन होता है ना, मैंने कल क्लास में बताया था, निषेचन होता है युग्मनज से 16 कोशिका वाला क्या बनता है? मॉरूला। और मॉरूला से मैंने बताया लास्ट में क्या बन जाती है? ब्लास्टुला। क्या बन जाती है? ब्लास्टुला। और ब्लास्टुला जो होती है ना, ब्लास्टुला जब साइज में बड़ी हो जाती है, जब उसमें गर्भाशय द्रव की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, साइज में बड़ी हो जाती है और उसमें गर्भाशय द्रव की मात्रा बढ़ जाती है, तो उस ब्लास्टुला जो होती है ना, उससे क्या ब्लास्टुला जो होती है ना, उसमें जब गर्भाशय द्रव की मात्रा बढ़ जाती है तो आकार बढ़ेगा, उसको क्या बोल देंगे? ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलेंगे उसको? ब्लास्टोसिस्ट। बन गई ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। अब इस ब्लास्टोसिस्ट को दूसरी क्या है? दात्रीय जो मादा भेड़ है, जो इसको लेगी अंडाणु को, जिसके गर्भाशय में अंडाणु डालते हैं ना, उसको बोलते हैं दात्रीय मादा भेड़। क्या बोलेंगे? अब इस अंडाणु को किसी दूसरी मादा में डालेंगे, दूसरी भेड़ में डालेंगे। इसको क्या बोलेंगे? दात्रीय मादा भेड़। इसमें डाल देंगे। इसमें डाला गया। अब इसमें डालने के बाद 5 माह बाद, कितने माह बाद? 5 माह बाद इस दात्रीय मादा भेड़ से नई डोली भेड़ का जन्म होता है। नई डोली भेड़ का जन्म होता है 1996 में, 1996 में डोली भेड़ बनी थी, ठीक है। आसान तरीका है। डोली भेड़ का जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर इयान विल्मेट ने रॉसलिन इंस्टीट्यूट में किया था। किस में किया था? रॉसलिन इंस्टीट्यूट में किया था, ठीक है। इन्होंने 2 भेड़ ली, एक की तो क्या लिया? केंद्रक रहित अंडाणु, दूसरी की स्तन कोशिका से केंद्रक। उसको किस में डाला? अंडाणु। फिर विद्युत उद्दीपन दिए गए इसको, अंडाणु परिपक्व हो जाता, संवर्धन माध्यम डालते, ब्लास्टोसिस्ट संरचना बन जाती है, ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट जो संरचना बनती है उसको किस में डाल देते हैं? दात्रीय मादा भेड़। इस दात्रीय मादा जो भेड़ है इससे लगभग 5 माह बाद डोली भेड़ का जन्म होता है 1996 में, ठीक है। इस प्रकार से किसको विकसित किया जा सकता है? डोली भेड़। आपने कई बार एक सैरोगेट मदर भी नाम सुना? सैरोगेट मदर सुना? कितना नाम? सैरोगेट मदर क्या होता है इसका मतलब? क्या? अच्छा, कई बार क्या होता है कि कई लोग क्या करते हैं, हमारे जनरली ऐसा नहीं होता है, लेकिन कई लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कई बार ये देखा होगा कि कई बड़े जो लोग होते हैं, ज़्यादा पैसे वाले, वो क्या करते हैं कि जैसे ये विधि अपना लेते हैं। कैसे? जो माता और पिता जो होते हैं ना, उनके पिता का तो स्पर्म लिया जाएगा और माता का ओवम लिया, अंडाणु लिया जाएगा, दोनों फ्यूजन करवाया जाता है। फ्यूजन हो गया, युग्मनज बनता है, युग्मनज से क्या बन जाता है? जाइगोट, वो एम्ब्रो बन जाता है। एम्ब्रो बन गया। या कई बार डायरेक्ट ऐसे करते हैं कि मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन करवाए, युग्मनज बन गया यानी जाइगोट बन गया, उसको किसी सैरोगेट मदर में ट्रांसफ़र कर देते हैं। जैसे अभी लास्ट 2-4 साल पहले एक बात है कि भाई जो आमिर खान ने, उसने क्या किया, उसकी जो वाइफ और उन्होंने क्या स्पर्म ओवम लेकर एक सैरोगेट मदर को, मतलब उसकी गर्भाशय को किराए पे लिया था,
ठीक है, जो माता किसी दूसरे को बच्चे को जन्म देती है ना, उसको क्या बोलते हैं? सैरोगेट मदर। समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ? तो ये भी एक तरह से क्या है? सैरोगेट मदर है। इसका मतलब अंडाणु है, इसका केंद्रक है, दोनों को इसमें डाला गया, इसके गर्भाशय में, और इससे बनी डोली बेटी। तो ये भी एक तरह सैरोगेट मदर होगी। ठीक है, समझ में आने आता है? अब देखते हैं हम, देखो इसकी क्लोनिंग की उपयोगिता क्या क्या होंगी। क्लोनिंग की उपयोगिता देखते हैं। क्लोनिंग की उपयोगिता, ठीक है, क्लोनिंग की उपयोगिता देखते हैं क्या क्या उपयोगिता होती है क्लोनिंग की। देखो क्लोनिंग की जो उपयोगिता होती है, पहला है कि मानव में कई जो अंग जो होते हैं क्षतिग्रस्त हो जाते हैं या विकृत हो जाते हैं, जैसे अग्नाशय है, ठीक है, यकृत है आदि क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। इन क्षतिग्रस्त जो अंग जो होते हैं इनको मतलब जैसे मान ली लीवर डैमेज हो गया, अग्नाशय डैमेज हो गया, तो क्लोनिंग के द्वारा नया लीवर और अग्नाशय बनाकर मानव में प्रत्यारोपित किया जाता है। देखो मानव के क्षतिग्रस्त तल जैसे यकृत है, अग्नाशय आदि को क्लोनिंग के द्वारा तैयार करके उसको मानव में प्रत्यारोपित किया जाता है। पता कैसे क्लोनिंग की जाएगी? कैसे क्लोनिंग की जाएगी? आजकल ऐसे ऐसे टेक्निक आ गई हैं कि जो डैमेज जो लीवर है और डैमेज जो अग्नाशय है, उनकी जो सेल्स जो होंगी ना, उन सेल्स के द्वारा नया अग्नाशय तैयार कर लिया जाता है और पुराना जो अग्नाशय डैमेज उसको हटा दिया जाता है। क्या? हाँ, नेचुरल होता है, लेकिन अब इंडिया में तो ऐसी टेक्निक नहीं है नहीं। वैसे जनरली क्या होता है कि कई बार आपको पता है इंडिया में भी ये ट्रीटमेंट होता है। जैसे मान लीजिए किसी में ब्लड कैंसर है, तो ब्लड कैंसर में क्या हो जाता है, उसमें रक्त की कमी हो जाती है, ठीक है, यानी WBC बढ़ जाती है और RBC की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाती है। तो उसमें क्या होगा कि उसका जो ट्रीटमेंट किया जाता है, ट्रीटमेंट के पता ब्लड कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है कि मानव की जो अस्थि मज्जा होती है ना बोन्स के बीच में, अस्थि मज्जा जो होती है ना बोन्स के बीच में, उसको निकाला जाता है अस्थि मज्जा को, और उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है। उससे क्या स्थायी उपचार होने की संभावना रहती है। लेकिन परमानेंट इलाज मतलब जब अस्थि मज्जा को मानव में डाला जाता है ना, कुछ समय के लिए उससे निदान मतलब कुछ समय के लिए उससे मतलब फ़ायदा हो सकता है, लेकिन परमानेंट नहीं हो सकता। उससे करते कैंसर भी ये टेक्निक भी काम में लेते हैं कि जिसमें ब्लड कैंसर उसकी जो बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा को उसमें ट्रांसप्लांट कुछ समय के लिए उसकी एज बढ़ाई जा सकती है, लेकिन परमानेंट इलाज नहीं है। एज तो बढ़ा सकते हैं हम, लेकिन परमानेंट इलाज नहीं है। अगला क्या है कि जो क्लोनिंग के द्वारा उन्नत नस्लें विकसित की जा सकती है, जिनकी दूध उत्पादन क्षमता, मांस उत्पादन क्षमता, खून उत्पादन क्षमता क्या होती है? अधिक होती है, ठीक है। अगला है कि जो ये जो क्लोनिंग जो है इसके द्वारा यानी क्लोनिंग के द्वारा हम मतलब नई उत्पादक किस्में भी तैयार कर सकते हैं, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता और उत्पादक क्षमता अधिक होती है, ठीक है। और एक ये है कि क्लोनिंग के द्वारा जो आनुवंशिक जो विकार जो होते हैं उनका पता लगाया जा सकता है। क्लोनिंग के द्वारा क्या आनुवंशिक विकारों का पता लगाया जा सकता है, ठीक है। जैसे किसी में आनुवंशिक विकार है, किसी अंग में आनुवंशिक विकार है, ठीक है, उस आनुवंशिक विकार को देखने के लिए क्या करते हैं, क्लोनिंग के द्वारा उस अंग की कॉपी बनाई जाती है, प्रति बनाई जाती है, और फिर दोनों का कंपेयर स्टडी की जाती है, उससे उसका आनुवंशिक विकार का पता लग जाता है, ठीक है। इसमें कुछ एक टेक्निक और है, वो टेक्निक और बता देता हूँ आपको, ठीक है। कौन सी टेक्निक? एक टेक्निक आती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। कौन सी टेक्निक? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक, ठीक है। ये टेक्निक है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। देखो इसमें एक मशीन होती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं इसको,
अब देखते हैं, अब मैंने एक बार क्लास में बताया होगा आपको कि डीएनए को कौन से एंजाइम से काटते हैं अंकिता, कौन से एंजाइम से काटते हैं उमेश, कौन से काटते हैं? रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, मैंने एक दिन बताया था क्लास में, रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। और जोड़ते हैं ना लाइगेज, जोड़ते हैं किससे? लाइगेज, याद आया? ठीक है, जोड़ने वाला, हाँ लाइगेज से जोड़ते हैं, रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से काटते हैं। देखो इस टेक्निक से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो तकनीक होती है, इसके द्वारा क्या किया जाता है? डीएनए के खंडों को एक दूसरे से अलग किया जाता है। डीएनए के खंडों क्या किया जाता है? एक दूसरे से अलग किया। जनरली डीएनए के जब, अब ये तो है नहीं चाकू है उसको ऐसे काट के अलग कर दिया, डीएनए सैंपल लेंगे, उसमें डाल देंगे रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, वो डीएनए के खंडों को तो काट देगा, लेकिन डीएनए के खंड जो होते हैं वो चिपचिपे होते हैं, इसलिए वे एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, उन खंडों को अलग करने के लिए कौन सी टेक्निक को काम लेते हैं? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। जैसे भिंडी देखते हैं ना, भिंडी को काट तो देते हैं हम और एक जगह रखते हैं, वो उसके सिरे क्या होते हैं? चिपचिपे होते हैं, तो उसको मतलब अलग करने के लिए हम उसमें नींबू डाल देते हैं। यहाँ पर उनको अलग करने के लिए कौन सी टेक्निक काम में लेते हैं? जेल इलेक्ट्रो, यानी इस तकनीक के द्वारा डीएनए के खंडों को अलग किया जाता है। सर्वप्रथम डीएनए के जो डीएनए को रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के द्वारा अलग काटा जाता है, उसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक डीएनए के खंडों को लिया जाता है। इन खंडों को लेते हैं, डीएनए इसमें डाल देते हैं, ठीक है, एक मशीन होती है ऐसे, इसमें डाल दिए, इससे ये जो मशीन जो होती है या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक होती है, इसमें पॉलीएक्रिलामाइड जेल भरा होता है। ठीक है, डीएनए के खंडों को अलग करने के लिए क्या करते हैं? इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो उपकरण जो होता है, इसमें विद्युत धारा प्रोवाइड की जाती है। क्या? विद्युत धारा प्रोवाइड की जाती है। और मैंने एक बार बताया डीएनए आरएनए पे कैसा चार्ज होता है? क्या? हाँ, नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज की तरफ चले जाएंगे। जब इसमें क्या होता है कि विद्युत धारा प्रोवाइड की जाती है, डीएनए पर ऋणात्मक आवेश होने के कारण डीएनए जो होता है वो किस पर? धनावेशी सिरे पर एकत्रित हो जाता है। यानी यहाँ से डीएनए के खंड निकल गए और कहाँ पर चले गए? मतलब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के धनावेशी सिरे पर एकत्रित हो जाते हैं। यहाँ पे आ गए सारे डीएनए के खंड। इसके बाद इन डीएनए के जो खंड होते हैं, ये जो डीएनए के खंड जो होते हैं ना, इन डीएनए के खंडों को इक्विडियम ब्रोमाइड अभिरंजक से अभिरंजित किया जाता है, जिसके कारण नारंगी रंग की पट्टियों के रूप में दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देंगे? ये नारंगी रंग की पट्टियों के रूप में दिखाई देते हैं। ठीक है, इसके बाद इन डीएनए के खंडों में से वांछित जीन युक्त डीएनए खंड का चयन कर लिया जाता है। वांछित कैसे? जो डीएनए के खंड जो ज़्यादा चमकदार दिखाए उसको अलग कर लिया जाता है। और इस टेक्निक का उपयोग हम करते हैं क्लोनिंग के लिए। जैसे मान लीजिएगा एक डीएनए, मतलब एक जीव का डीएनए दूसरे जीव में डालना हो, तो उससे डीएनए सैंपल लेंगे हम, फिर इस विधि से गुजारेंगे, फिर एक बढ़िया डीएनए का खंड लेंगे, किसके साथ जोड़ेंगे? वाहक के साथ, वाहक के साथ जोड़ेंगे और वाहक के साथ जोड़कर परपोषी कोशिका में ट्रांसफर कर देंगे। जैसे मान लीजिएगा फॉर एग्जाम्पल कोई मतलब ऐसा जीव है जिसकी, और जंतु मान लेते हैं, जंतु में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी, क्या करनी है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी। तो क्या करेंगे कि किस वांछित गुणों युक्त जो जीव होता है उसका डीएनए खंड लेंगे इस विधि से, ठीक है, और फिर उसकी जो मतलब रोगग्रस्त जंतु उसकी कोशिकाओं में इसको ट्रांसफर कर देंगे, जिसके कारण क्या होगा? उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता पर विकसित हो जाएगी। अब डीएनए तो बहुत बड़ा सैंपल है, सारा डीएनए थोड़ी डालेंगे, एक वांछित डीएनए खंड डालेंगे उसमें, तो उस जीव में क्या होगी? रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाएगी। समझ गए ना? ऐसे ये टेक्निक, इसमें इस टेक्निक को क्यों काम में लेते हैं? वांछित जीन युक्त डीएनए खंड प्राप्त करने के लिए। अब तो वैसे डीएनए के तो बहुत सारे खंड होंगे, लेकिन एक अच्छा डीएनए कैसे लेंगे? ऐसे समझ में तो आ रहा है ना? ठीक है भाई, पहले डीएनए के खंडों को काटेंगे, फिर इसमें डाल देंगे। इसमें क्या भरा होता है? पॉलीएक्रिलामाइड जेल, विद्युत धारा प्रोवाइड, डीएनए पर नेगेटिव चार्ज को काम धनावेशी सिरे पर चलाएं, कौन से इथिलियम ब्रोमाइड अभिरंजक से क्या करेंगे? अभिरंजित करेंगे। फिर इसके बाद इनमें से ये डीएनए खंड नारंगी रंग की पट्टियों के रूप में दिखाई देंगे, इनमें से वांछित जीन युक्त डीएनए खंड को ले लिया जाता है, ठीक है, और फिर इसको परपोषी कोशिका में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, यानी ये जो टेक्निक है उसको इस प्रकार से काम में लिया जाता है। ठीक है।